सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देख रहे हैं तस्वीरें, ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान अभी वहां पर मौजूद हैं और पूरा परिवार एक साथ अभी वहां पर है और पीएम मोदी भी अभी निकलने वाले हैं। पीएम मोदी ने अभी थोड़ी ही देर पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी थी और जहां से अब पीएम मोदी निकलने वाले हैं। पूरे परिवार में एक तौर पर काफ़ी बड़ा सदमा लगा है क्योंकि बिहार चुनाव भी हैं और ऐसे में जैसा कि साफ है कि चिराग पासवान अब साफ तौर पर पूरी तरीके से इंडिविजुअल तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग के लिए भी एक बड़ा सदमा है क्योंकि अब एलजेपी वो एनडीए से अलग हो चुकी है और ऐसे में ये सदमा एक बहुत ही परेशान करने वाला है। बीजेपी के और साथ ही कई पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और इसी के साथ में पीएम मोदी का जो काफिला है वो वहां से अभी निकल चुका है। पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही कई बड़े नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि रामविलास पासवान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है राजनीतिक जीवन में और उन्होंने कई अहम योगदान दिए हैं बीजेपी के लिए और ये एक बहुत ही बड़ा सदमा माना जा रहा है पूरी पार्टी के लिए। पूरा परिवार वहां पर मौजूद है और साफ तौर पर काफी ज्यादा भावुक तस्वीरें ये देखी जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और चिराग पासवान को भी सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता था वो साफ तौर पर दिखाई देता था। हर एक मोर्चे पर वो अपने बेटे के साथ दिखाई देते थे और अब ऐसे समय में जब सबसे बड़ी परीक्षा है उस समय में रामविलास पासवान की मृत्यु एक बहुत बड़ा सदमा माना जा रहा है। सभी नेता उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को जिस तरीके से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सभी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बता रहे हैं। रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थी।
जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे तो सवर्णों के गिरिराज जी आपके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे। देखिए, मैं 40 साल का आपका जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात और मैं समझता हूँ कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। कहा जा रहा है काफी ज्यादा दुख हर कोई जाहिर कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर एक राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान था रामविलास पासवान का। उन्होंने एक लंबा समय राजनीति को दिया था और अभी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी वहां पर मौजूद हैं। हर किसी के साथ में उनका रिश्ता एक बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई में उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। मेरा नहीं है, किसका है भाई? ये किसका है भाई? अरे किसका है? ओ चाचा, आपका गिरा है क्या? इसी तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े नेता जो है रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। दबे कुचले पिछड़ों की आवाज एक तरह से दब गई। इतना लंबा राजनीतिक जीवन, खुद में खुद ऊंचाइयों को छुआ। हम लोग जब मिलते थे तो बहुत प्यार से मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई परिवार का व्यक्ति, और मेरे को तो बेटी करके बोलते थे। ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया और मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं कह सकूं। ये बस इतना ही, ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को साहस दे और बेटे को उसी ऊंचाई पर ले जाए जिस ऊंचाई पर उनके पिताजी ने काम किया। और जिन मुद्दों को लेकर के, गरीबों, दबी कुचलों को लेकर के वो बढ़े थे,
उनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है काम करने की। कितना बड़ा लॉस देखते हैं एक देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और हमारे सरकार के लिए भी। इस कोरोना के कार्यकाल में भी जबकि वो बीमार चल रहे थे, उस स्थिति में भी गरीबों तक भोजन पहुँचे, अन्न पहुँचे, उसकी लगातार वो चिंता करते रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं रामविलास जी की यात्रा को मैं वर्णन कर सकूं। एक गरीब की झोपड़ी से निकल के इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कुछ खोया है। दीदी, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते थे, उनके जाने के बाद भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को देश भर से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पीएम मोदी भी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना जिले में कलेक्ट्रेट अनुमंडल कार्यालय और फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और शांति व्यवस्था के लिए नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बिहार में 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं सियासी दलों का उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का अभी सिलसिला जारी है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना के 94 सीटों पर होना है। बता दें कि इसके लिए 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी, जबकि 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयार हैं बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए और साथ ही इस बार
बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। एक तरफ कोरोना महामारी है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी कई सारे उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। पटना से मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से आज नामांकन की दूसरी जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई सारे दल हैं जो पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं, अभी की बात की जाए तो अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, अब प्रथम चरण का जितने भी नामांकन करना था वो लगभग खत्म हो चुका है और आज से दूसरी चरण की शुरुआत है। जितने भी लोग नामांकन किए थे आज उनकी स्क्रूटनी के लिए सारे पदाधिकारियों ने इन लोगों को बुलाया, खासकर से प्रत्याशियों को बुलाया कि जो भी अगर पेपर किसी तरह का कुछ दिक्कत आती हो तो उसको पूरी कर लिया जाए और नामांकन रद्द करने की भी इसमें यहाँ पे बातें सामने में आ सकता है। तो अब सीधे कह सकते हैं कि जो प्रथम चरण की जो तैयारी थी लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब आगामी जो दूसरे चरण की है आज से शुरुआत हो गया है, 16 तारीख तक चलेगा नामांकन। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रथम चरण में जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज करा लिए थे वे सारे लोगों की स्क्रूटनी भी आज होने वाली है और वे सभी प्रत्याशी अपने अपने रण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और अपने में जा चुके हैं और अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हाथरस मामले के बाद जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके पीछे पीएफआई का नाम सामने आया है। इसी दौरान पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है, जो केरल में है। वो शाहीन बाग के पीएफआई कार्यालय का भी सचिव था। पुलिस को इस मामले में भीम आर्मी के पीएफआई के साथ संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट की तलाश भी की जा रही है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। आपको बता दें कि हाथरस मामले में अब नए खुलासे हुए हैं। इस मामले में जातीय हिंसा फैलाने की भी साजिश का खुलासा हुआ, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, लगातार जांच की जा रही थी। इससे पहले भी इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है और साथ ही ये भी बात सामने आई है कि वो शाहीन बाग के पीएफआई कार्यालय का भी सचिव था। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इस मामले में भीम आर्मी के पीएफआई के साथ संबंध होने की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। संजीव सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं हाथरस मामले को लेकर, वहां पर दंगा फैलाने की साजिश का भी खुलासा और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी का नाम इसमें शामिल है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें जिस तरह से हाथरस साजिश में शामिल पीएफआई को लेकर के नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अभी जिस तरह से जांच एजेंसी जो अपना काम भी कर रही थी और कहीं ना कहीं भीम आर्मी को फंडिंग की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, जिस तरीके से भीम आर्मी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दी थी, उनके कई सारे कार्यकर्ता भी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे और ये ही नहीं, जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो काफी ज्यादा जो है हाथापाई भी हुई थी। तो ये किस तरीके का संकेत है? देखिए, भीम आर्मी जिस तरह से हाथरस कांड सामने आया उसके बाद भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रावण, वो मौके पर पहुंचे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और उनके बाद जो है पुलिस ने जो है उन्हें रोका भी था और जो उनके कार्यकर्ता है वो उग्र भी हो गए, तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था कार्यकर्ता और इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है। तमाम पार्टी जो विपक्ष के नेता है जो वहां पहुंचे थे उनके खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए क्योंकि ये जो दंगा फैलाने की जो साजिश थी उसको संजीव, अभी हम इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त साथ ही आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं और अभी रामविलास पासवान को राष्ट्रपति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और राष्ट्रपति सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वो चिराग पासवान से अभी कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनकी सर्जरी भी हुई थी। उसके बाद से चिराग ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि उनकी सर्जरी हो चुकी है, हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो सके। और उनका स्वास्थ्य भी पिछले कई दिनों से खराब चल रहा था। राष्ट्रपति उनके परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उनके परिवार को राष्ट्रपति कुछ अर्पित भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनके परिवार को कुछ भेंट किया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक अहम भूमिका थी रामविलास पासवान की राजनीति में। उनके रिश्ते हर एक राजनेता के साथ में अच्छे थे, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के। और उनका राजनीति जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया जो कि राजनीति को प्रभावित करता हो। वो बहुत ही शालीनता से अपनी बात को सामने रखते थे और उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में साफ तौर पर जनता के लिए काफी ज्यादा काम किया है। गरीब जनता की बात हो या फिर पीड़ितों की बात हो, हर मोर्चे पर उन्होंने गरीब का साथ दिया है। और इसीलिए आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है और राजनीति में उनके चले जाने से एक बड़ा सदमा लगा है। राष्ट्रपति अब श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां से निकल चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।